है कि फ़ोन चोरी हुआ है और 15 मिनट 20 मिनट में पैसे निकल गए, ऐसे वाला है। तो कुछ ऐसी ट्रिक है जो फट से हो जाती है, ऐसा कुछ था। तो हम रिवील कर रहे हैं, किसी के पैसे मत निकालना। कि हैक की आप बात करते हो, मैंने भी अक्सर आपसे सवाल की क्योंकि यूजर्स के सवाल आए कि सर से ये पता करके बताओ कि हैक कैसे होता है फ़ोन, या फिर हैकर हम कैसे बने। तो आपने उसको सोशल इंजीनियरिंग वाली चीज़ में ही लिया। आपने बताया कि यार देखो, अपने जीमेल तो ऐसे नहीं कर दिया या फ़ोन पे ऐसे कॉल आ गया, ये सब। लेकिन लोगों को क्या होता है, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी वैसी नहीं होती, वो नेगेटिव कि यार कोई ऐसी चीज़ आप बता दें उन्हें कि एक लिंक वो आप बन के भेजें और उनका दूसरे का व्हाट्सएप हैक हो जाए। मतलब ये चीज़ हाँ, लोग चाहते हैं थोड़ी। और ऐसे वीडियो चलते भी हैं। हाँ, आप देखना इंस्टाग्राम पे बहुत सारे में देखे कि सब यहाँ नंबर डालिए और दूसरे का कॉल डेटा रिकॉर्ड निकाल लीजिए, अपनी गर्लफ्रेंड के व्हाट्सएप चैट देख लीजिए, बॉयफ्रेंड, ऐसे वीडियो आते हैं और लोग पूरा वीडियो देखते देखते इसमें तो कुछ था ही नहीं, फिर व्यूज मिल जाते हैं लोगों को। या फिर वो कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करा देगा जो आपको लूट लेगा। हो सकता है कि वो ट्रैप है। ऐसे नहीं होता है कि आप एक वेबसाइट है उसमें नंबर डालेंगे और किसी का भी CDR मिल जाएगा। ऐसे तो फिर यहाँ इतने क्राइम होने लगेंगे कि हम रोक ही नहीं पाएंगे। सो देयर इज ऑलवेज ए प्रोसेस, सो डोंट गेट ट्रैप्ड इनटू इट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको खुद को फंसाने के लिए मार्केट में चल रही है। और दूसरा, हर हफ्ते अयाज भाई मैं कोई नया तरीका ढूंढ लेता हूँ। अभी मैं जब यहाँ बैठे पॉडकास्ट, तभी एक कॉल आ गया और हमने पॉडकास्ट रोक के वो कॉल सुना और रिकॉर्ड किया मैंने, और उस पर हम चर्चा करेंगे। तो और मैं बड़े तसल्ली से सुनता हूँ कि भैया ये नया तरीका समझ में आ रहा है मुझे और कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इसमें ऐसी है जो मैं पब्लिक को बता सकता हूँ। तो अभी मैं गया नागपुर कमिश्नरेट, ठीक है, तो डॉक्टर साहब हैं वहाँ पर, कमिश्नर डॉक्टर रविंदर सिंगल जी, उन्होंने बुलाया था। तो हमने ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग थी, करीब मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार लोग थे। उसके बाद मैं उनके साइबर सेल के साथ बैठ गया और सारे ACPs और इंस्पेक्टर, सारे ऑफिसर्स थे, और वो डिस्कस करने लगे कि जो उनके केसेस हैं जो ब्लॉक्ड हैं और जो नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं। तो हम लोगों ने एक एक करके वो डिस्कशन करना शुरू किया और मैंने कुछ उनको इनपुट्स दिए जो पॉसिबल थे। इतने में उन्होंने एक केस बताया कि साहब अभी एक अजीब सी चीज़ हो रही है, और ये पहली बार मैं बता रहा हूँ, इस मतलब किसी भी पहली बार तो ये नहीं है तो आप इसका अलग से एक रील बना लेना। बिल्कुल। बोले कि साहब फ़ोन चोरी होता है और UPI से पैसे निकल जाते हैं। फ़ोन तो चोरी मैंने होता कहा है? फ़ोन चोरी हुआ तो UPI से पैसे कैसे निकल जाते हैं? बोले नहीं निकल जाते हैं। मैंने कहा आईफोन के भी? हाँ आईफोन के भी मेरे पास FIR पड़ी है, केसेस देख लीजिए आप। हमने डेटा मंगाया NPCI से, तो उसमें लॉग में भी है कि हाँ भाई निकला है। तो अब मान के चलिए कि आपका आईफोन चोरी हुआ, सर आईफोन तो इतना स्ट्रांग होता है फिर? तो उसमें हमें 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। आईफोन का पहले पासकोड क्रैक करना पड़ेगा और फिर वो जो UPI का पिन भी चाहिए। UPI का पिन भी तो नहीं पता। जब तक वो दोनों चीज़ें नहीं होंगी आप कैसे पैसे निकाल लोगे? तो फ़ोन चोरी होके पैसे क्यों निकल रहे हैं? ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी और इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो कि हाँ भाई FIR है। मैंने पूरा डिटेल भी देखे, लॉग भी देखे, और वो इतना क्विक हुआ है कि फ़ोन चोरी हुआ है और 15 मिनट 20 मिनट में पैसे निकल गए, ऐसे वाला है। तो कुछ ऐसी ट्रिक है जो फट से हो जाती है, ऐसा कुछ था। तो हम रिवील कर रहे हैं, किसी के पैसे मत निकालना। देखिए, हम लोग एक चीज़ भूल गए कि जो हमारा NPCI सिस्टम है वो सिर्फ स्मार्टफोन पे नहीं चलता, वो फीचर फोन पे भी चलता है। ओके, गॉट इट सर। समझ गए? जो वो कीपैड वाला फ़ोन है उस पर भी UPI पेमेंट हो जाता है। उसके लिए आप एक कोड डायल करते हैं *99# करके, जिसके थ्रू वो एक मेनू ऑप्शन दे देता है, और उसमें फिर आप सेलेक्ट करके डायलिंग कर करके नंबर जिसको पैसे डायल करना है उसका आप डाल दीजिए और फिर पैसे, और वो हो जाता है। तो जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है वो भी UPI सिस्टम यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसका बैंक अकाउंट भी UPI से लिंक हो सकता है। अब सवाल ये है कि UPI पिन तो फिर भी नहीं पता, UPI पिन तो तब भी मांगेगा, ये मैं सोच रहा है ना? बिल्कुल। UPI पिन तो तभी चाहिए। चलो फ़ोन तो बाहर आ गए, तो आपने सिम निकाल के दूसरे फ़ोन में डाला होगा और इस तरह से UPI ट्राई किया होगा। उस मेनू ऑप्शन में UPI पिन रीसेट का भी ऑप्शन होता है। अरे अब मैं एक चीज़ नहीं बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा मतलब वो बता दूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि जब आप UPI पिन रीसेट करोगे तो आपको एक चीज़ और चाहिए पड़ेगी। वो मैं नहीं बताऊंगा कैसे अचीव करोगे, उसका भी ट्रिक है, बट UPI पिन फिर आप रीसेट कर सकते हो। यदि आपने कर लिया तो फिर आप चला ही लोगे। तो ये एक रिस्क मैंने आइडेंटिफाई किया है, फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ। सो अब बचना कैसे? बिल्कुल सर, मतलब ये बहुत बड़ा खतरा लग रहा है। मतलब हाँ, ये इवन क्रिमिनल्स भी इसको देखेंगे। अभी कल से होना शुरू हो जाएंगे चोरी के फ़ोन कहाँ है भाई। लिटरल सर, प्लीज सर सोल्यूशन सर बड़ा सिंपल सा है। आप अपना सिम पे पिन लॉक करते हैं। आपके फ़ोन के अंदर एक ऑप्शन होता है कि आप अपने सिम पे भी पिन लगा सकते हैं। तो आप सेटिंग्स पे जाएं,
सिक्योरिटी के अंदर, जो प्रिवेसी सिक्योरिटी वाला ऑप्शन होता है उसमें सिक्योरिटी के अंदर एडवांस सिक्योरिटी के अंदर होगा या मोर सिक्योरिटी करके सर ऑप्शन सर्च भी आता कर है। सकते हैं सिम लॉक हाँ, का। उसमें आ जाएगा, उसमें सिम लॉक का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिम लॉक में क्या होता है, आप पिन डाल सकते हो, तो यदि वो पिन आप चेंज करेंगे किसी दूसरे फ़ोन में तो वो बिना पिन डाले वो सिम यूज़ नहीं हो पाएगा, तो उससे आप बचेंगे। तो ये सेटिंग कर लें। सर ये और तो मेरे उससे हिसाब से किसी भी बंदे के लिए फ़ोन की सबसे ज़रूरी सेटिंग सबसे होगी। ज़रूरी सेटिंग है, ये बहुत ज़रूरी है और ये हम अक्सर नहीं करते हैं। और सर ये तो मतलब सिम लॉक हो गया तो जाके मतलब फिर सिम खुलेगा नहीं। या दूसरा ऑप्शन है कि आप ई सिम यूज़ करें, ओके, क्योंकि ई सिम तो स्विच होगा नहीं ईजिली, कहाँ से जाएगा जब तक फ़ोन अनलॉक नहीं होगा। फ़ोन फिजिकल सिम तो आप निकाल सकते हो ना, ठीक है सर, समझ गया बिल्कुल। ई सिम यूज़ कर लेंगे तो भी आप बच जाएंगे, ऐसे फ्रॉड से बचेंगे। हाँ तो क्योंकि ये सर वो जो यूएसडी कोड है वो फ़ोन पे चलेगा, लेकिन फ़ोन तो लॉक्ड है, हम्म, सिम निकल नहीं पाएगा। सिम वही निकलेगा जो फिजिकल होगा, और फिजिकल में अगर सिम लॉक नहीं लगा हुआ है तो बंदा फंस जाएगा, और सिम लॉक लगा हुआ है तो बच जाएगा। और सर सिम लॉक के बाद भी ना, आई थिंक सिम लॉक अगर 3-4 बार रीसेट कर दो तो पीयू के नंबर आता है, और फिर पीयू के लिए आई थिंक कस्टमर केयर कॉल करना पड़ता है। अभी तो नहीं मुझे पता राइट नाउ क्या हो रहा है, हो सकता है व्यूअर्स को पता हो, बता सकते हैं। लेकिन पहले तो हम पीयू के नंबर के लिए ना कॉल करते थे, और वहां से पीयू के नंबर मिलता था, फिर रीसेट होता था। ऐसे होता है अभी भी। तो क्योंकि होता क्या है, कई बार आप पिन भूल जाते हो तो फिर आपको भी प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा पिन रीसेट कराने के लिए। लेकिन यदि आपके पास सिम है तो रिस्क है हाँ सर। क्योंकि आप कस्टमर केयर फ़ोन करके वो रीसेट करवा सकते हो, उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, लेकिन इन केस समहाउ यू गेट इट एंड इफ इट इज प्लान, यस। हाँ सर, आई थिंक वो ना शायद जिस नाम पे है वो पूछते हैं। तो ये सर मसला तो है कि किसी को पता लग गया किसी का नाम क्या है, डीओबी वगैरह किसी ने निकाल ली, और अगर वहां से हैकर वो उठा लिया फ़ोन, और फिर वहां अगर सिम लॉक नहीं भी, सिम लॉक है भी, और तो भी एक चीज़ और ट्राई करना, मैंने अभी ट्राई नहीं किया, अभी डिस्कशन में Okay. निकल रहा है ना, आई वुड लाइक कि क्या हम इमरजेंसी, मतलब जो हमारा फ़ोन लॉक है तो हम MMI कोड डायल कर सकते हैं क्या? सर करके देखो। हाँ, एक बार देखो लॉक मोड, मतलब आपके जैसे इमरजेंसी नंबर डायल करने का ऑप्शन होता है ना, हाँ सर। वैसे क्या वो उसको करेगा ना? सर मेरे पास तो एंड्रॉयड है, तो इसमें तो डायरेक्टली इमरजेंसी के लिए SOS आ रहा है, और इमरजेंसी SOS ही नंबर, आता है अकेला, उसके हाँ अलावा सर कुछ वही डायल आता है, और कुछ नहीं आ रहा है, वही मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि या मेडिकल इन्फो आ रहा है। तो लेकिन ये चीज़ें हैं जो कुछ ना कुछ छोटे छोटे गैप तो हैं ही, जिसकी वजह से हर बार एक नया तरीका हमें मिल जाता है, और सर ये वैसे भी जब यूजफुल तक ये होगा। फिक्स हो। फॉर एग्जाम्पल किसी के OTP वगैरह भी नहीं आ सकते, हाँ। और अगर मान लीजिए अगर किसी को ये भी नहीं पता है तो OTP तो सिम पे आते सिम हैं। स्वैप से बच गए आप, सिम स्वैप वाले इश्यूज जो हैं, क्योंकि वो दूसरे फ़ोन में डाल के वो हो जाता है ना, और भी कई सारे इश्यूज हैं जो बिकॉज ऑफ फ़ोन चोरी के बाद जो खड़े होते हैं, वो सारे रिस्क कम हो जाएंगे, क्योंकि आप पैनिक हो जाते हो उस समय अचानक से कि सर आप क्या करें, OTP भी वहीं आ रहा है, और वो फ्लैश मोड में दिख भी सकता है, लॉक मोड में भी ऊपर कई बार दिख जाता है OTP, तो आदमी घबरा जाता है। तो वो रिस्क तो रहते हैं, तो इसमें आप सर जनरली आपसे पूछूंगा, फोन चोरी की बात हुई, फोन चोरी होने के बाद आपने क्या ट्रेंड देखा है, बिकॉज आप चीज़ें कवर करते हो, ऐसी चीज़ें इनको इन्वेस्टिगेट भी करते हो, कि फ़ोन चोरी करने के बाद उस फ़ोन का होता क्या है, क्योंकि बेचने में तो मसला आता है। आईफोन का आपने बताया था कि पार्ट्स बिकते हैं, वो उसके पार्ट उससे महंगे हो जाते हैं, लेकिन एंड्रॉइड फ़ोन जो आम फ़ोन होता है 8-9-10 हज़ार रुपए के, उसका जी क्या होता है? मैंने एक बार ChatGPT से पूछा मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा कि मैं एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूँ और एक फ़ोन चोरी हो गया है और मुझे वो ढूंढना है, तो मैं कैसे ढूंढूं? तो आमतौर पर वो आपको 15-20 इन्वेस्टिगेशन अप्रोचेस बताएगा। पहले तो ये बताएगा कि यदि वो एंड्रॉयड है तो गूगल से ट्रैक कर लें, जो एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर है गूगल का, या iCloud से आप आईफोन ट्रैक कर लें। इसके बाद बताएगा कि आप sancharsaathi.gov.in पर रजिस्टर कर दें भारत में, क्योंकि उसको पता है भारत से लॉगिन हुआ, और वहाँ से आपका यदि फ़ोन चोरी हुआ फ़ोन नेटवर्क पे आएगा तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, रिकवर कर सकते हैं। फिर उसमें आएगा कि आप FIR में ये डिटेल मांगें कि लोकेशन और छीन के गाड़ी पे भागा है, पैदल भागा है, उसकी ड्रेसिंग यदि बंदे की, मतलब जो डिटेल आप कैप्चर कर सकते हैं वो सारा कर लें FIR में। फिर नेक्स्ट स्टेप था कि यदि वहाँ कोई CCTV है तो वो आइडेंटिफाई करें, यदि गाड़ी था तो गाड़ी के नंबर से बंदे को ट्रेस करें। फिर था उसमें यदि फेस दिख जाता है या पहचान सकते हो तो उसके थ्रू लोकल लोगों पर पता करें। ChatGPT ये भी बताता है कि इस तरह के लोग यदि किसी एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं तो वहाँ पर कई लोगों को पता होता है, ये ChatGPT बोल रहा है।
मैं चलो वो भी है, तो बोले आप पुलिस ये भी चेक कर सकती है ऐसे पान की दुकान या उसको कि कौन कौन बदमाश है इस एरिया में जो नॉर्मली एक्टिव रहता सर वो तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि पुलिस सब जानती है, है सब कौन है। जानती है। तो वो चैट जीपीटी भी जानता है, मतलब पुलिस सब जानती है। ये चैट ये चैट जीपीटी बता रहा है मुझे इंडिया में, मतलब ये चीज़ शायद वो यूएस या यूके में नहीं बताएगा ऐसी सिचुएशंस, पर उसने ऑप्शन दिया, पर अगला ऑप्शन दिया उसने कि फिर ये चोरी का फ़ोन OLX पे बिकता है, तो आप तुरंत उसका MEI OLX को भेजें और देखें कहीं ये फ़ोन बिकने के लिए डाला गया है क्या। चलो वही बड़ी अच्छी बात है। फिर उसने बताया कि ये मतलब OLX एंड अदर सिमिलर सेकेंड हैंड डिवाइसेस या फ़ोन बेचने की जो वेबसाइट, फिर उसने कहा कि ये फ़ोन दिल्ली में कुछ ऐसे मार्केट हैं जहाँ बेचा जाता है, तो वहाँ आप पता कीजिए। तो मैंने पूछा कौन कौन से मार्केट है, बोले गफ़ार मार्केट है, नेहरू प्लेस है, ये है वो। उसने 6-7 मार्केट की लिस्ट देगा और स्पेसिफाई करेगा कि इन मार्केट में चोरी के फ़ोन बिकते हैं, आप जाके पता कीजिए। फिर उसके और आगे आप जाओगे तो मतलब इंटरेस्टिंगली जो मैं बताऊँ ना, बड़ी रियलिस्टिक, हाँ, कि अब आप उसको ट्रैप करने की कोशिश करें। यदि आपको OLX पर आपका फ़ोन नहीं दिख रहा है, पर यदि आपको कोई दूसरा फ़ोन दिख जाता है जिसका IMEI sanchar-sathi.gov.in में रजिस्टर्ड है एज ए चोरी का फ़ोन, तो उसको खरीदने की कोशिश करें और सेलर को ट्रैप कर लें। उससे क्या होगा कि आपको शायद दूसरे चोरी के फ़ोन मिल जाएंगे, क्योंकि वही बेच रहा है। मतलब आप सोचो साइकोलॉजिकली भी उसने सारे ऑप्शंस दिए, जो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि आप यदि पुलिसिंग सिस्टम में उतना डीप नहीं है और नए नए आए हैं तो कई बार ये थॉट्स आते नहीं है। सर ये बड़ा डीप चीज है। अगर किसी को पता लग गया कि भाई ये फोन चोरी का है, तो जनी लोग खरीदेंगे नहीं उससे। लेकिन इसने बताया कि उसे पकड़ो और उसे कहो कि भाई ये चोरी का है, अब तू बता क्या काम करता है। तो हो सकता है मतलब ये भाई गलत फायदा मत उठाना, कभी उससे पैसे वैसे लेने लग जाओ, ये करने लग जाओ। बट अरे मुझे कॉल आया एक बंदे का, ओके, कहता है सर वो मैंने एक आईफोन खरीदा था, वही OLX से, पूरा पे कर दिया, उसके बाद मुझे पुलिस का फ़ोन आ गया कि तो चोरी का है, सबमिट कीजिए। और सर मैं तो पेमेंट कर दिया, बताइए मैं क्या करूं। तो मैंने कहा चोरी का है तो सबमिट तो करना पड़ेगा। और सर मेरे पैसे, मैंने तुम उसकी FIR करो। बिल्कुल कि तुम्हें किसी ने धोखा दिया तुम उसकी FIR करो, उसका अलग केस चलेगा। तो यदि आप कभी भी ऐसा कोई सेकेंड हैंड फ़ोन उठाएं, खरीदें, तो एक बार sanchar-sathi.gov.in पे जो ऑप्शन है, यू कैन वेरीफाई ओल्ड फ़ोन, सेकेंड हैंड फ़ोन IMEI डाल के कि ये कहीं पुलिस में रजिस्टर्ड तो नहीं है, चोरी का तो नहीं, पता कर सकते हो आप। सर ये मार्केट प्लेस इतनी बड़ी है, मतलब ये चोरी के फ़ोन्स की, इसमें मैंने ऐसा भी सुना है कि ना ये जब चुरा वुरा लेते हैं, स्कैम वगैरह करते हैं, तो अपने सिम को ना पानी वानी में भी डाल देते हैं, इससे नेटवर्क लोकेट नहीं होता और ये सब चीज़। तो ये क्या क्या तरीका यूज़ करते हैं? देखिए सिम को पानी में डालेगा, सिम तो बाहर निकलोगे तो वैसे ही लोकेट नहीं होगा, मतलब पानी में डालना। मैंने तो इसको किसी ने बताया मुझे, कैसे मुझे लगा, मैंने कहा मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, मैं आपसे पूछ लूंगा कि कुछ ऐसा होता है कि कोई बिल्कुल भी ट्रेस ना हो या बिल्कुल भी ना। इनफैक्ट उल्टा हो गया। अब जैसे आईफोन के अंदर एक फीचर है कि आप ऑफ कर दें तब भी ट्रैक कर सकते हैं। ओके, तो उसमें ऑफिशियल फीचर है और वो काम ऐसे करता है कि आपने फ़ोन ऑफ कर दिया तब भी ब्लूटूथ सिग्नलिंग के थ्रू वो नेबरिंग मैक डिवाइसेस को अपना डेटा भेजता रहता है, एक ID भेजता रहता है। अब उसके आसपास कोई भी ऐसा आईफोन है या मैक डिवाइस है, लैपटॉप वगैरह, तो वो उसकी लोकेशन अपने थ्रू iCloud पे भेज देगा, तो आप iCloud पे देख सकते हो। यू कैन टेस्ट इट ऑल्सो, दिस ऑफिशियल फीचर। इसका मतलब है कि जब आईफोन बंद भी है तब भी आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो एक जो लोगों को जब मैं सेशन दे रहा होता हूँ और वो बोलते हैं कि मैं अपनी लोकेशन ऑफ करके चलता हूँ हाँ सर, जब मैं बता दूँ कि आपकी हर सेकंड की लोकेशन जा रही है बाहर और मल्टीपल एप्लीकेशंस के थ्रू जा रही है, कोई एक एप्लीकेशन नहीं, कई सारी कर रही हैं। अरे सर मैं तो ऑफ कर लेता हूँ। तो जब आप फ़ोन ऑफ करके भी लोकेशन ऑफ नहीं कर सकते तो फ़ोन ऑन करके कैसे कर लोगे, मुझे बताओ जरा। बिल्कुल सर। विच मीन्स यू कैन नेवर स्विच ऑफ। इनफैक्ट जब ऐसे ही आप इंटरनेट कनेक्ट करते हो डिवाइस पर, पहली चीज़ जो आपके डिवाइस से बाहर जाती है वो जाती है आपका IP एड्रेस। बिना IP एड्रेस सामने वाले सर्वर को दिए आप कनेक्ट कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। और IP एड्रेस ही तो आपकी लोकेशन है। जब मैं किसी क्रिमिनल को ट्रैक करता हूँ तो क्या चाहिए मुझे, IP तो चाहिए उसका। सो ऑल दोज थिंग्स जो भी आप एक्सेस कर रहे हो, सर्विसेज ले रहे हो, वो सब आपकी लोकेशन तो जानते ही है। तो आइडियली आप अपनी लोकेशन कभी ऑफ कर ही नहीं सकते। एंड विद दिस IPv6 एंड दिस 5G एंड 6G टेक्नोलॉजी, सिर्फ IP के बेस पर बहुत एक्यूरेट लोकेशन निकल आती है। भाई सर आपने एक बार बताया था, मेरे याद है कि ये जो टेररिस्ट होते हैं, ये लोग बिना लोकेशन के और बिना किसी चीज़ के भी ना कनेक्टेड रहते हैं आपस में। वो सर एक बार और बताएं, क्योंकि वो पुराना पॉडकास्ट था, आई थिंक वो अपने डिटेल में, लेकिन अभी अगर व्यूअर्स समझेंगे उसको तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस
जो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए इस तरह के सिस्टम यूज़ करती थी, और हमने जिक्र किया था उस समय कश्मीर में यूज़ हुआ हाँ था सर। ये। तो उसमें क्या होता है कि आजकल हमारे फ़ोन में एवरी फ़ोन इज़ ए ट्रांसमीटर रिसीवर, इज़ ए पावरफुल हब। पहले की तरह नहीं, अब तो ये इतना पावरफुल है कि ये खुद बहुत कुछ कर सकता है। तो एक एप्लीकेशन यदि बहुत सारे डिवाइसेस में है, और जैसे कि आप जब आईफोन के थ्रू फ़ोटो ट्रांसफ़र करते हो, वो सर टच करके। टच करके, ठीक है सर। तो उसमें इंटरनेट यूज़ नहीं होता। बिल्कुल सर। is because the both of these devices can directly communicate through the Wi-Fi transceivers, जो Wi-Fi transmitter receivers हैं। तो यदि दोनों में एप्लीकेशन है तो वो डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है। वही चीज़ चल रही है, बट फॉर ए लार्जर नेटवर्क, फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। या तो बिल्कुल जब पास करोगे तब चलेगी, बिकॉज वाईफाई कैन सस्टेन फॉर 10 मीटर टू समटाइम्स 50 मीटर्स। आप पास की डिवाइसेस सिंक करके, आप मान लो यहाँ से एक मैसेज राजौरी गार्डन भेजना चाहते हो, तो आपने वो मैसेज भेज दिया उसको, उस एप्लीकेशन के थ्रू। उसमें है रिसीवर का नंबर भी था, आईडी था। अब आपकी डिवाइस से वो डेटा मेरे डिवाइस से सिंक हुआ, सर बिना इंटरनेट के। बिना इंटरनेट के। आपके डिवाइस में इंटरनेट नहीं है, मेरी डिवाइस में भी इंटरनेट नहीं है, दोनों में नहीं है, पर दोनों में वाईफाई तो है ना, मतलब बिल्कुल सर, ट्रांसीवर रिसीवर। तो वो उससे कम्युनिकेट करके दोनों ऐप सिंक हो गई, इनक्रिप्टेड। मैं नहीं देख सकता उस मैसेज को, पर वो मेरे डिवाइस में आ चुका है। अब मैं यहाँ से निकला पॉडकास्ट के बाद, और मेरी गाड़ी निकल रही है, और आपको पता भी नहीं उसके और बारे में मुझे पता भी नहीं, तो साइलेंटली कि कोई मैसेज आया। तो रास्ते में यदि कोई भी ऐसी डिवाइस मुझे मेरे आसपास निकलती है जिसमें सिमिलर ऐप है जो, तो उससे भी सिंक हो जाएगा। अब वो जितनी डिवाइसेस मुझे आसपास मिलती गई, सबसे सिंक होता गया, आगे चलता गया। तो मूव हो रहा है ना डेटा। बिल्कुल। अब वो इवेंचुअली उनमें से कोई भी एक डिवाइस राजौरी गार्डन पहुंच गई, तो मेरा डेटा राजौरी गार्डन उस डिवाइस तक पहुंच जाएगा। अब इसमें हो सकता है 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 4 दिन लगे, लेकिन पहुंचेगा तो है ही। तो ये जो टेक्नोलॉजी थी जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल ही नहीं है, पर एक क्लस्टर क्रिएट कर दिया गया है with a software which can synchronize data automatically from a distance, तो इस अचीव होता है। सर तो कितना और ऐसी एप्लीकेशन चल रही हैं, ऐसी बहुत सारी हैं। आप गूगल कीजिएगा, बिना वाईफाई चैट एप्लीकेशंस तो बहुत सारी मिल जाएगी आपको। इनफैक्ट इसने अभी स्टार्ट किया था, शायद कौन सी कंपनी, ब्लू करके कुछ स्टार्ट की थी चैट एप्लीकेशन, जो बिना इंटरनेट चलती है, आई थिंक। सर तो कितना खतरनाक चीज हो गई है। फॉर एग्जांपल मानिए कि किसी ऐप के अंदर अगर इंटरनेट भी नहीं है, मैंने इंटरनेट पे एक्सेस भी नहीं दिया हुआ है अपने फोन को, और मैं जस्ट टाइप कर रहा हूँ कोई चीज, और वो टाइप करके यहाँ से दूर चली जा रही है बिना इंटरनेट के, तो मेरा सारा डेटा जो मैं ये लिख रहा हूँ, मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ, हर चीज ये मतलब मेरी तो रही नहीं। हाँ, रिस्क तब जब बढ़ जाता है जब आपको पता नहीं कि इस एप्लीकेशन का असली पर्पस क्या है। आपने तो एप्लीकेशन का वो फीचर देख रहे हो जो आप यूज़ कर रहे हो। हर एप्लीकेशन के 2 चेहरे हैं। एक चेहरा वो है जैसे आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो, तो उसका एक चेहरा है सोशल नेटवर्किंग, पर सिर्फ वही थोड़ी ना है। बिल्कुल। जब आप देखते हो कि और भी कितना डेटा वो आपका लेता है, तो इसका मतलब है पर्पस तो बहुत सारे उसके। वो जो बिना इंटरनेट के आपको फैसिलिटी दे रहे हैं चैट की, वो और भी बहुत सारे डेटा आपका ले रहे होंगे। और जो आप बात सही कह रहे हो कि आप कुछ टाइप कर रहे हो, एंड दैट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू इवेंचुअली। इनफैक्ट जब स्टारलिंक जो इलॉन मस्क का है, इंटरनेट सैटेलाइट सिस्टम्स, इसके मिसयूज होना शुरू हो गए। अभी एक आर्मी ऑपरेशन हुआ इंडोनेशिया बॉर्डर पर कहीं, उसमें कुछ 350 साइबर क्रिमिनल्स पकड़े गए। तो उनसे चेक किया गया कि भाई वो लोग कैसे इंटरनेट वगैरह एक्सेस करते थे, तो मोस्ट ऑफ देम वर यूजिंग स्टारलिंक। ओके। एंड स्टारलिंक पर इस तरह की फैसिलिटीज अभी नहीं है जो नॉर्मल सर सर्विलेंस। स्टारलिंक कैसे काम करता है वो भी थोड़ा सा बता दें। सो आप देखेंगे कि एक एरे ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं, बिल्कुल। लगातार चल रहे हैं, ऐसे वेरी कॉस्टली एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस, और जिससे पूरा का पूरा अर्थ को कवर किया गया है। ये काफ़ी लो ऑर्बिट सैटेलाइट होता है, मतलब ये हाई ऑर्बिट पर नहीं जाते, एलईओ सैटेलाइट होता है, और उसके थ्रू इंटरनेट सर्विसेज किसी एरिया को दी जाए। क्योंकि जो नॉर्मली जियो स्टेशनरी लॉन्ग डिस्टेंस सैटेलाइट होते थे, उसमें जो पावर का प्रॉब्लम होता था कि उतना ट्रांसमिट करोगे और फिर उतना रिसीवर हैवी चाहिए जो रिसीव करके जो लिमिटेड पावर आ रही है उसको एम्पलीफाई करके गुड क्वालिटी सिग्नल अचीव कर सके। पर हम यहाँ बात कर रहे हैं इसकी। बिल्कुल। या हम जो भी रिसीवर रखेंगे, जो स्टारलिंक रिसीवर होगा, वो भी एक
लिमिटेड पावर के थ्रू ऑपरेट कर रहा है, तो बिकॉज ऑफ लो अर्थ दैट कैन बी अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट इंटरनेट स्पीड, बट वो बहुत कॉस्टली है आज की डेट में। इंडिया में भी यदि देखेंगे तो या जो बाकी सर्विस प्रोवाइडर उनसे आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि सिग्निफिकेंटली कॉस्टली। बट चैलेंज ये है सैटेलाइट सिस्टम्स का कि उनकी मॉनिटरिंग थ्रू लोकल गवर्नमेंट पॉसिबल नहीं होती, और इसलिए वो सारे चीज़ें की मिसयूज भी हो सकता है। सर क्या इसीलिए नहीं किया जा रहा होगा? नहीं होगा, वो तो अप्रूवल तो ले ही लेंगे क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग तो बनाई ही जाएगी, कुछ ना कुछ तरीके निकल आएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं हो बाद में सकती। चीज़ों का पता लगता है, बाद में नेगेटिव साइड सामने आती है कि देखिए क्या हो रहा था। हाँ देखिए, होता क्या है कि क्योंकि ये जो इलॉन मस्क ने पूरा जाल बिछा ही दिया है, आप जब कोई सर्विस लॉन्च करते हैं और पर्सन लाइक इलॉन मस्क, तो वो सारी चीज़ें कंसीडर करके बैठा था कि कौन कौन लोग विरोध करेंगे, देश के अंदर अनकंफर्टेबल होंगे, जो ऑपरेटर चल रहे हैं, जो सस्ता इंटरनेट अभी दे रहे हैं, उनको भी प्रेशर आएगा। वो सारे कंसीडरेशन के बाद ही उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई हम ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और इतने लाख सेटेलाइट इवेंचुअली यूज़ होंगे। कि अभी तक 6000 सेटेलाइट ये लोग लॉन्च कर चुके हैं। 50 Mbps एवरेज स्पीड पर ये सर्विस मिलती है, और ये 550 किलोमीटर्स तक लो अर्थ ऑर्बिट सेटेलाइट्स होते हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट किसी भी कंट्री के जियो पॉलिटिकल सिस्टम पर किस तरह पड़ता है समझते हैं। आज आपके देश को मुझे क्रिपल करना है, घुटनों पे लाना है, तो वो कौन एक चीज़ होगी जो आप सबसे पहले टारगेट करना चाहेंगे? मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम, पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क, टेलीकॉम नेटवर्क, करेक्ट, या फिर बिजली। बिल्कुल सर, ये दो चीज़ें हैं। ये दो चीज़ें किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर। पर ऐसी कोई भी चीज़ है जिसके, जब हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि यदि जीमेल बंद कर दे ट्रम्प, ऐसा वाला मामला हो गया ना, ये उससे भी ज़्यादा क्रिटिकल है। चलो फ़ोन बंद हो जाएगा या कुछ सर्विसेज बंद हो जाएंगी, या मैप नहीं चल रहा, ईमेल नहीं चल रहा, दूसरे फ़ोन से हो जाएगा, नेटवर्क प्रोवाइडर अपने ही है। अब तो जो इंडिजिनियस सोल्यूशंस हैं, ऑप्शंस आने शुरू हो गए, और सरकार की कोशिश है कि एक लॉन्ग रन में इंडिजिनियस ऑप्शंस भी रहें लोगों के पास। ज़रूरी नहीं कि हर आदमी इधर से उधर शिफ्ट कर जाए, पर एक मिक्स इन्वायरमेंट रहे ताकि एकदम से चीज़ें क्रिपल ना कर जाएं। तो इसलिए एक डिपेंडेंसी ऑन अ सिस्टम विच इज़ कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाई US वुड बी अ बिग रिस्क। तो मुझे ऐसा लगता है, जबकि इसमें होता क्या है कि आपका सैटेलाइट से पहले जो डिश होती है स्टारलिंक की, वहाँ डेटा आता है, और फिर स्टारलिंक की डिश से डेटा वाईफाई के थ्रू आपकी वाईफाई राउटर तक आता है, और फिर उससे आप डिवाइसेस मैनेज करते हो। इसमें 20 मिलीसेकंड से 50 मिलीसेकंड का लेटेंसी होता है बिकॉज ऑफ सर वो कनेक्शन। ओवरऑल कन्वीनियंस है। मतलब ये आप देखे जाएगा तो ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर स्पीड नहीं है इंटरनेट की बिकॉज ऑफ नेटवर्क रीचेबिलिटीज़, वो अभी भी 3G पे ही चल रहे हैं या 4G पे चल रहे हैं, वहाँ पर एकदम से सडन इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर जैसे सी के अंदर कम्युनिकेशन करना है, जब आप शिप में हैं या उसमें, या बोट्स को हम ट्रैक करते हैं जहाँ पर GSM कम्युनिकेशन या अपना मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो वहाँ पर भी आप फैसिलिटीज़ आ जाएंगी। इनफैक्ट आज जब आप फ्लाइट में होते हो तब भी आपको इंटरनेट सर्विस दी जाती है, सेलेक्टेड फ्लाइट्स में तो अवेलेबल है, वो और इफ़ेक्टिव हो जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर लिमिटेशंस थी बिकॉज ऑफ सेलुलर नेटवर्क, वो तेजी से मूव होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड अडॉप्ट दिस सिस्टम एज एन ऑप्शन, वी शुड नॉट गेट रिड ऑफ, और रादर इसको कॉम्पिटिटिव रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो जाए कि कॉस्ट इफेक्टिव के चक्कर में या किसी भी और दूसरे चक्कर में लोग सारे मूव बना दें और सारे इधर मूव कर जाएं। हमें सरकार को सोचना पड़ेगा कि भाई बैलेंस रखो, 10-20% चलो चलता है, पर यदि जैसे वो 40-50% गया तो एक रिस्क खड़ा हो जाना शुरू हो जाता है। सर आप इंडोनेशिया की बात कर रहे थे कि इंडोनेशिया में उन्होंने ये जो स्टारलिंक का यूज़ किया, वो कैसे यूज़ किया, क्या रहा? सो बेसिकली कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो ऐसे पॉकेट्स में ऑपरेट करते हैं जहाँ पर डिस्प्यूटेड लैंड्स होते हैं, जो बॉर्डर एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर ना तो इस सरकार का अभी ज़्यादा दखल है ना इनका, और फ़र्क नहीं पड़ता, और वहाँ पर अबंडेंट बिल्डिंग्स भी हैं और वहाँ पर बिजनेसेस भी चल रहे हैं, और ऐसे बहुत ज़्यादा एरियाज़। तो वहाँ पर ये लोग, ये जो जॉब के लालच में लोग ले जाते थे, उनको रखते थे,
टॉर्चर भी किया जाता था, मारा भी जाता था और वहाँ से ऑपरेट करते थे। अब चूंकि वहाँ पर कोई गवर्निंग सिस्टम नहीं है तो उन्हें इंटरनेट तो चाहिए, तो अभी तक तो चलो वो नियरेस्ट सेल टावर से कुछ व्यवस्था होती है, तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर नहीं होगा शायद उस एरिया में, लेकिन अभी सैटेलाइट है और सार लिंक है, तो दैट हैज़ बिकम अ बून, एक वरदान हो गया उनके लिए। और प्रॉपर उन्होंने उस तरह के क्राइम करने शुरू कर दिए जिसके लिए बैंडविड्थ इज क्रिटिकल। जैसे डिस्टिलर्स के केसेस हैं, मुझे लगता है आफ्टर दिस ऑपरेशन काफ़ी कम हो जाएंगे, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ डिस्टिलर्स के केसेस थे वहीं से ऑपरेट हो रहे थे। तो अभी अगले 1-2 महीनों में आप देखोगे कि वो कम होंगे, क्योंकि वो एक मिलिट्री ऑपरेशन वहाँ हुआ।